शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच से मैं रोशनी एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए आयरलैंड के रचनाकार जेम्स जॉयस की लिखी हुई कहानी अरबी का हिंदी अनुवाद। नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट अमूमन शांत रहती थी, सिवाय उस 1 घंटे के जब क्रिश्चियन ब्रदर्स स्कूल की छुट्टी होती। इस अंधी गली के आखिरी छोर पर एक 2 मंजिला मकान अकेला खड़ा हुआ था, अपने पड़ोसियों से अलग थलग। गली के दूसरे मकान अपने अभिजात्य के प्रति जागरूक थे और अपने रंगहीन चेहरों से एक दूसरे को ताकते रहते थे। हमारे घर के पिछले ड्राइंग रूम में कभी एक किराएदार की मौत हुई थी जो पादरी था। लंबे समय से बंद होने के कारण सारे कमरों में एक घुटी हुई सी हवा डोलती रहती थी। रसोई घर के पीछे बना कचरा घर बेकार कागजात से अटा पड़ा था। इन कागजात में मुझे कुछ तुड़ी मुड़ी किताबें मिली थी। घर के पीछे के घने बाग के बीच में एक सेब का पेड़ था और कुछ उलझी हुई झाड़ियां थी। सर्दियों में हम रात का खाना दिन छिपने से पहले ही खा लिया करते थे। खाने के बाद जब हम गली में निकलते तो घरों पर उदासी छाई होती। हमारे ऊपर पल पल रंग बदलता बनफशा आसमान होता और नीचे सड़क की बत्तियां जो अपने धूमिल उजालों को उठाए रहती। ठंडी हवा हम पर हमला करती, पर हम तब तक खेलते रहते जब तक हमारे शरीर सुर्ख न हो जाए। हमारी आवाजें खामोश सड़क में गूंजती रहती। हमारे खेल अंधेरी गलियों से होकर हमें घरों के पीछे ले जाते। कॉटेज के पीछे भागते हुए हम पिछले दरवाजों से होकर अस्तबल की गंध से भरे एक घने बगीचे में पहुंच जाते, जहां गाड़ीवान घोड़े को सहला रहा होता या उसके बाल संवार रहा होता, जिससे घोड़े की साज पर लगे बकल टकरा जाते और फिजा में एक संगीत गूंजने लगता। जब हम लौटते तो रसोई घरों की खिड़कियां गली की रोशनी से भर चुकी होती थी। इसी वक्त मंगन की बहन उसे बुलाने के लिए दरवाजे तक आती और हम उसे सावधानी से ताकने लगते। अध खुले दरवाजे से छनकर आती रोशनी में उसका वजूद बड़े मानीखेज ढंग से नुमायां हो रहा होता। उसके हिलने से उसका लिबास सिहर जाता और उसके बालों की मुलायम लटें इधर उधर बिखर जाती। हर सुबह मैं फर्श पर लेटा उसके दरवाजे की ओर देखता रहता। हाँ, मगर एहतियातन पर्दे को इतना खींच लेता कि मैं दिखाई ना दूं। जब वह दरवाजे पर आती तो मेरा दिल उछल पड़ता। मैं हॉल में दौड़ जाता और किताबें उठाकर उसके पीछे चलने लगता। साथ चलते हुए उसकी सांवली काया हमेशा मेरे आंखों की जद में रहती थी। और जब हम उस बिंदु पर पहुंचते जहां से हमारे रास्ते अलग होते थे, मैं चाल तेज करके आगे बढ़ जाता ताकि उसके ओझल होने की कसक आंखों में जमा न हो। सुबह दर सुबह यही होता था। मैंने कुछ शब्दों को छोड़कर उससे कभी कोई बात नहीं की थी, फिर भी उसका नाम पागलपन बनकर मेरे खून में दौड़ता था। उसकी छवि उन जगहों पर मेरे साथ रहती जो प्रेम के लिहाज से सबसे खराब समझी जाती हैं। शनिवार की शाम को मेरी चाची बाजार सामान खरीदने जाती थी और थैले उठाने के लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। हम पियक्कड़ों और भिखारनों से भरी चमचमाती सड़कों पर चलते। मजदूरों की गलियों, दुकानों पर काम करने वाले लड़कों के तीखे फिक्रे और नाक सुरे सड़क छाप गवैयों के बीच से होकर हम गुजरते। गवैये ओडोनो रासा के गीत गा रहे होते या देश की दुश्वारियों के गीत। ये शोर मेरे मन के एक कोने को ही छुपाता था। मैं सोचता रहता था कि मैं बुराइयों की इस भीड़ में अपने प्रेम को सुरक्षित निकाल कर ले जा रहा हूँ। उसका नाम मेरे होठों पर उन अनजान दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच भी छलक जाता था जिन्हें मैं खुद समझ भी नहीं पाता था। मेरी आंखें अक्सर आंसुओं से भरी होती थी। मैं नहीं बता सकता कि क्यों। कभी कभी एक सैलाब सा उमड़कर मेरे दिल में जमा हो जाता। मैं अपने भविष्य के बारे में कम सोचता था। मैं नहीं जानता था कि कभी उससे बात करूंगा या नहीं, और अगर मैंने उससे बात की तो मैं उसे अपने भ्रमित भावों के बारे में कैसे बताऊंगा। लेकिन मेरा शरीर एक सितार के जैसा हो चला था, जो उसके शब्दों और इशारों से बज उठता था, जैसे उंगलियों से सितार के तार। एक शाम मैं पीछे वाले ड्राइंग रूम में गया जिसमें पादरी की मौत हुई थी। यह बरसात की अंधेरी शाम थी और घर में कोई आवाज नहीं थी। टूटी हुई खिड़की से मैं बारिश का धरती पर टकराना सुन रहा था। बूंदों की नोक मिट्टी में खेल रही थी। कुछ दूर कोई लैंप या खिड़की चमक रही थी। मैं शुक्रगुजार था कि मैं बहुत कम देख सकता था। मेरी इंद्रियां खुद को छिपाए रखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि वे फिसल पड़ेंगी। मैंने अपनी हथेलियों को दबाया और न जाने कितनी बार बुदबुदाया, प्यार प्यार और प्यार।
आखिर वो दिन आया जब उसने खुद मुझसे बात की। उस वक्त मैं रेलिंग पर अकेला था। उसने मुझसे पूछा कि मैं अरबी बाजार जा सकता हूँ क्या? मेरी समझ में नहीं आया कि हाँ कहूँ या ना। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? मैंने यूं ही पूछ लिया। उसने अपना चांदी का कंगन उतारते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती क्योंकि इस हफ्ते मेरे कॉन्वेंट में रिट्रीट है। रेलिंग की एक कील थामे हुए उसने अपना सिर मेरी ओर झुकाया। हमारे दरवाजे से आती रोशनी उसकी गोरी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे उसकी बिखरी लटें और रेलिंग पर रखा हाथ जगमगा उठा था। ये रोशनी उसकी पोशाक पर फैल रही थी। वह इतनी सहज मुद्रा में खड़ी थी कि उसके पेटीकोट की सफेद झालर भी चमक रही थी। उसने कहा, आपके लिए जाना आसान होगा। मैंने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ लाऊंगा। उस शाम के बाद अनगिनत बेवकूफियां सोते जागते मेरे ख्यालों को घेरे रहती। मैं जब भी पढ़ने बैठता, रात को अपने कमरे में या दिन में कक्षा में, तो उसकी छवि मेरे और मेरी किताब के पन्नों के बीच आ जाती। अरबी, इस शब्द के तमाम अक्षर मुझे सन्नाटों में आवाज देते, जिसमें मेरी आत्मा डूबती जाती और मेरे ऊपर एक पूर्वी जादू हावी होने लगता। शनिवार की रात को मैंने बाजार जाने की इजाजत मांगी। मेरी चाची ने हैरानी से पूछा कि कहीं इसमें कोई राज तो छिपा नहीं। कक्षा में भी मुझे तमाम सवालों के जवाब देने पड़े। मैंने अपने गुरुजी के चेहरे को कोमल से कठोर होते देखा। उन्हें भी लगा मैं आलस फैला रहा हूँ। मैं अपने भटकते विचारों को एक साथ आवाज नहीं दे सकता था। मुझ में जीवन के गंभीर काम के लिए कोई धैर्य नहीं था, जो अब मेरे और मेरी इच्छा के बीच खड़ा था और मुझे बच्चों के खेल जैसा लग रहा था, भद्दे और एक रस खेल जैसा। शनिवार की सुबह मैंने अपने चाचा को याद दिलाया कि मैं शाम को बाजार जाना चाहता हूँ। अलमारी में अपनी टोपी के लिए ब्रश खोजते हुए उन्होंने जवाब दिया, हाँ बच्चे, मुझे पता है। क्योंकि वे हॉल में थे, मैं सामने वाले दरवाजे की ओर से नहीं जा सकता था, लिहाजा खिड़की पर खड़ा रहा। मैं घर से खराब मन से निकला और धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल दिया। हवा बड़ी निर्मम और रूखी थी और पहले से ही डरे मन में शंका जाग रही थी। जब मैं रात का खाना खाने घर आया, चाचा घर पर नहीं थे। जाने में अभी बहुत वक्त था। मैं थोड़ी देर घड़ी को घूरता रहा और जब उसकी टिक टिक मुझे परेशान करने लगी तो मैं कमरे से बाहर निकल आया। सीढ़ी चढ़कर मैं छत पर पहुंचा। खाली, ठंडे, अंधेरे और उदास कमरों ने मुझे मुक्त कर दिया और मैं इस कमरे से उस कमरे तक गाते हुए डोलने लगा। सामने की खिड़की से मैंने देखा कि नीचे सड़क पर मेरे साथी खेल रहे हैं। उनकी चिल्लाहटें बहुत धीमी और अस्पष्ट होकर मुझ तक आ रही थी। ठंडे शीशे पर सिर झुकाकर मैं उस अंधेरे घर को देख रहा था जहां वो रहती थी। मैं वहां घंटे भर खड़ा रहा। मुझे अपनी कल्पना में बसी सांवली छवि, घुमावदार गर्दन पर लहराते हुए बाल, रेलिंग पर रखे हाथ और पोशाक की झालर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं नीचे आया तो देखा कि बूढ़ी और बातूनी मिसेस मर्सर अलाव के पास बैठी थीं। चाय टेबल पर मुझे उनकी बातों को सहन करना पड़ा। खाना 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला, लेकिन चाचा अभी तक नहीं आए थे। आखिर मिसेस मर्सर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, क्योंकि 8 बजे के बाद उन्हें बाहर रहना पसंद नहीं था और रात की हवा उनकी सेहत के लिए खराब थी। उनके जाने के बाद मैं कमरे में चहलकदमी करने लगा। चाची ने कहा, मुझे डर लग रहा है, भगवान के लिए तुम बाजार मत जाओ। 9 बजे मैंने हॉल के दरवाजे पर चाचा की आहट सुनी। मैंने उन्हें खुद से बात करते सुना और अलमारी के हिलने की आवाज को भी, जिस पर वे अपना ओवरकोट टांग रहे थे। जब खाना खा रहे थे, मैंने उनसे बाजार जाने के लिए पैसे मांगे, जो कि वे भूल गए थे। उन्होंने कहा, लोग बिस्तर पर अपनी पहली नींद ले रहे हैं और तुम? मैं बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया। चाची ने हुलसकर कहा, पैसे क्यों नहीं दे देते उसे? बेचारा पहले ही काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चाचा बोले, हाँ भाई, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं, बस काम में लगे रहेंगे तो बिगड़ नहीं जाएंगे। और मुझसे दूसरी बार पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने भी उन्हें दूसरी बार बताया, मुझे अरबी जाना है। जब मैं रसोई घर से निकला उस वक्त चाची को वे कोई कविता सुना रहे थे। बकिंघम स्ट्रीट से स्टेशन की ओर जाते हुए मैंने अपने हाथ में पैसों को कसकर दबाए रखा। सड़क पर खरीदारों की भीड़ और रोशनी मुझे मेरी यात्रा का उद्देश्य याद करा रही थी। मैंने एक सुनसान ट्रेन की तीसरी श्रेणी में अपनी सीट ली। एक असहनीय विलंब के बाद ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चली और उजड़े घरों में चमकती नदी के ऊपर आगे बढ़ी।
वेस्टलैंड रोड स्टेशन पर लोगों की एक भीड़ दरवाजे में घुसपैठ मचा रही थी, लेकिन गेट कीपर ये कहकर उन्हें वापस लौटा रहा था कि ये ट्रेन खास तौर पर बाजार के लिए है। मैं डिब्बे में अकेला रह गया। कुछ ही देर बाद मेरे सामने एक बड़ी सी इमारत थी जिस पर एक जादुई नाम चमक रहा था, अरबी बाजार। मुझे डर था कि बाजार बंद ना हो जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में थके हुए से आदमी के हाथ में बतौर प्रवेश शुल्क पर 1 शिलिंग थमा दिया। अगले ही पल मैं एक बड़े हॉल में था जिसका बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। लगभग सभी स्टॉल बंद थे और चर्च जैसी शांति फैली हुई थी। मैं घबराहट में बाजार के बीचों बीच चला आया। इक्का दुक्का लोग उन स्टॉलों पर जमा थे जो अभी तक खुले हुए थे। मैं सिक्कों की आवाजें सुन रहा था। मुझे बहुत मुश्किल से याद आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं एक स्टॉल पर गया। वहां चीनी मिट्टी के बर्तन, फूलदान और टी सेट देखे। स्टॉल पर एक युवती 2 युवकों के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। उसने मुझसे पूछा, कुछ खरीदना है क्या? उसका स्वर उत्साहजनक नहीं था। उसने जैसे किसी काम की तरह ही मुझसे पूछ लिया था। मैंने बड़ी हसरत से मर्तबानों की ओर देखा जो पहरेदारों की तरह अंधेरे में कुड़कुड़ाए हुए खड़े थे और कहा, नहीं धन्यवाद। युवती अपने दोस्तों की ओर वापस मुड़ गई। 1 या 2 बार उसने पलटकर मुझे देखा। मैं उसकी दुकान के आगे बेमकसद खड़ा था, लेकिन ये दिखाते हुए कि मुझे उसके सामान में दिलचस्पी है। फिर मैं धीरे धीरे बाजार के बीच में चला आया। मेरी जेब में रखे 6 रुपयों में से 2 रुपए खिसक चुके थे। तभी गैलरी के एक छोर से आती एक आवाज सुनाई दी कि बत्तियां बंद होने वाली हैं। बाजार पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में चीजों को घूरते हुए मैंने खुद को ऐसे प्राणी के रूप में पाया जो पता नहीं किस भाव से संचालित होकर यहाँ चला आया था। सब तरफ अंधेरा था, केवल मेरी आंखें दुख और गुस्से से जल रही थीं। दोस्तों, ये कहानी जेम्स जॉयस की 15 कहानियों में से एक है जो उनकी पहली काल्पनिक पुस्तक डबलिनर्स में प्रकाशित हुई थी। प्रत्येक कहानी अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन सभी 20वीं सदी के आरंभिक डबलिन की सेटिंग से जुड़ी हुई हैं। ये बचपन की मासूमियत से लेकर उम्र लाचारी और मोह भंग तक विषयगत रूप से आगे बढ़ती हैं। तो चलिए, आज की हमारी मुलाकात को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी सुनने में आपको आनंद आए और आपका अच्छा मनोरंजन भी हो। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें।